पहला क्वेश्चन है, क्वेज़मेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था है। अर्धसूत्री विभाजन की ऐसी कौन सी उपयुक्त अवस्था है जिसमें क्वेज़मेटा को देखा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, डिप्लोटीन अवस्था। बता दें कि डिप्लोटीन अवस्था या स्टेज की शुरुआत सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन से पहचानी जाती है और इसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर ये जुड़े रहते हैं जिसके बाद क्वेज़मेटा दिखाई देने लगते हैं। और क्वेज़मेटा जो होते हैं ये क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है। ऐसी कौन सी स्टेज है इन चारों में से जिसमें गुणसूत्र का आकार अच्छी तरह से देखा जा सकता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है? ऐसी कौन सी स्टेज है जो अधिक समय लेती है? प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, प्रोफेज अवस्था या प्रोफेज स्टेज अधिकतम समय अवधि की होती है। बताते चलें कि एकमात्र कोशा से यानी एक मदर सेल से संतति कोशिकाओं या एक मदर सेल से डॉटर सेल के निर्माण को ही कोशा निर्माण या सेल फॉर्मेशन कहा जाता है, अथवा कहें तो कोशा विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है। यानी जब एक कोशिका होती है उससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, ये कह लीजिए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सेल फॉर्मेशन कहते हैं या सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन कहा जाता है। यदि आप लोग कोशिका विभाजन, चाहे वो समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो, कोई भी विभाजन पर वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर सभी विभाजन के वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो सूत्री विभाजन जो होता है ये सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। जो सूत्री विभाजन है ये सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ओनली जनन कोशिकाओं में। और ये विभाजन कई अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब अलग अलग अवस्थाओं में बटे होते हैं, अलग अलग स्टेज बटे होते हैं। इन अवस्थाओं में ये विभाजन पूरा होता है, जिसमें से जो प्रोफेज अवस्था है इस अवस्था में समय अधिक लगता है। इसीलिए प्रश्न में कहा गया था कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अधिकतम समय अवधि होती है, तो प्रोफेज अवस्था में अधिकतम समय अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम बताना है। आंसर होगा पहला, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये सही क्रम होता है विभाजन का। और किस विभाजन का? तो अर्धसूत्री विभाजन का। आप लोगों को बताते चलें कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन की खोज फार्मर और मोरे ने की थी। कब की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। और वर्ष 1905 में इन्होंने ही अर्धसूत्री विभाजन शब्द दिया था, यानी मियोसिस शब्द को दिया था। और अर्धसूत्री विभाजन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस पर भी बन सकता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मियोसिस डिवीजन किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और इसे दो अवस्थाओं कौन सी? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में बांटा गया है, 2 अवस्थाओं में बांटा गया है अर्धसूत्री विभाजन। कहने का मतलब है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था को 5 प्रवस्थाओं में बांटा गया है, सब स्टेज में बांटा गया है। ये प्रवस्थाएं क्रमशः कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये किसकी अवस्थाएं होती? प्रोफेज को 5 सब स्टेज में बांटा गया है, उसी की अवस्थाएं हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर सही होगा सी, फार्मर और मूरे के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोटीन संबंधित है। डिप्लोटीन किससे संबंधित है? किस डिवीजन से संबंधित है?
आंसर सही होगा इसमें डी, बी तथा सी दोनों से संबंधित है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से और प्रोफेज फर्स्ट से डिप्लोटीन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें समजात गुणसूत्रों की जोड़ी किस में बनती है या किस अवस्था में बनती है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, जाइगोटीन अवस्था में बनती है। बताते चलें कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के दौरान जाइगोटीन प्रवस्था में बनती है और समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं ये जोड़े बनाने की क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहा जाता है। और समजात गुणसूत्रों के जोड़े बाईवैलेंट कहलाते हैं। जो जोड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाईवैलेंट कहा जाता है। और समजात गुणसूत्रों के बीच संयुक्त सूत्र युग्म या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सूत्र युग्म कहें या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहें, ये बनता है। और इसके बाद पैचिटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं, खंडों की अदला बदली हो जाती है, उसे ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? पूछा गया है टीजीटी 2010 में क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी वह अवस्था है जिसमें सिनेप्सिस होता है? आंसर सही होगा सी, जाइगोटीन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? यानी जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये किस अवस्था में पाया जाता है? आंसर होगा पहला, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? देखिए क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसके प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटिन या पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। जो पैकिटिन अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट में, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं इनके बीच खंडों की तथा इसके बाद आनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली हो जाती है। पहले तो खंड बदलते हैं और फिर उसी के साथ में आनुवांशिक पदार्थ भी बदल जाता है। ये होता है जिससे होता क्या है कि डीएनए के नए संयोजन बनते हैं, नए नए डीएनए बन जाते हैं और इन्हें ही पुनर्संयोजी डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। अगर आप लोग रिकम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए पर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अंत में बनने वाली 4 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। पॉइंट नोट करके रखेंगे। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इसके बाद अंत में जो 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। यानी समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। और दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं। तो ये कुल मिलाकर तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें कौन सा? डी। मैंने बताया उपयुक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सभी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन अगर सूत्री विभाजन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, सभी कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सभी रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है या जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल किसमें भेद करने के लिए किया जाता है? एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल किसमें अंतर करने के लिए किया जाता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका आंसर होगा डी। यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में भेद या अंतर करने के लिए एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में एसिटोकार्मीन जो है ये एक प्रकार का अभिरंजक होता है, स्ट्रेन होता है, जिसका प्रयोग यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में भेद स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। किसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी। पुष्पकली में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में होता है इसलिए पुष्पकली में होगा। बताते चलें कि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन से संबंधित कोशिकाओं में होता है और इसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। इसीलिए यह विभाजन आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्म में, पुष्प या पुष्पकली में बीजाणु निर्माण या कह लीजिए कि स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है और जंतुओं में यह विभाजन गैमीट्स निर्माण के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जा सकता है? जो पौधा है उसके किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जा सकता है? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पीजीटी में पूछा गया 2011 में, तो इसका आंसर होगा बी, पुष्पकली में यानी फ्लावर बड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के दौरान, मियोसिस के दौरान 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर सही होगा इसमें सी, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। और मियोसिस है क्या? अंग्रेजी में लिखा गया है, अर्धसूत्री विभाजन है, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को करता है। 1/4, 2 आधी, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए उसी क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, आधी रह जाती है। कुछ प्रॉब्लम के कारण कोशिका विभाजन के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।